एक गांव में कमलू नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला और बेटे झुमरू के साथ रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी जिनकी मदद से वो खेती किया करता था। उसका बेटा झुमरू स्कूल में पढ़ने जाता था। झुमरू बहुत ही होशियार था। उसे बांस के तरह तरह के खिलौने बनाना बहुत अच्छा लगता था। माँ देखो मैंने कितने अच्छे खिलौने बनाए हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर हैं। चलो जाओ अब अंदर जाकर कुछ खाना खा लो। ठीक है माँ। कमलू और उसका परिवार बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उस गांव में पशुओं की एक बीमारी फैल गई जिससे गांव के सभी पशु मरने लगे। इसी बीमारी में कमलू के दोनों बैलों ने भी अपनी जान गंवा दी। कमलू बहुत दुखी हुआ। हीरा मोती, तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। कमलू ने अपने बैलों को बड़े ही सम्मान के साथ जमीन में दफन कर दिया और दुखी मन से अपने घर आया। कमलू को दुखी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। काश मेरे पास भी एक ट्रैक्टर होता जिससे मैं खेती कर पाता। तभी वहाँ पर झुमरू दौड़ा दौड़ा आता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी देखिए ना, मैंने बांस का ट्रैक्टर बनाया है। एकदम असली जैसा दिखता है ना? अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर बनाया है। ये तो एकदम असली की तरह दिख रहा है। पिताजी हमारे स्कूल में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। मैं इस ट्रैक्टर को वहीं लेकर जा रहा हूँ। और झुमरू अपने ट्रैक्टर को उसके स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रतियोगिता में रखता है। वहाँ सभी उसके ट्रैक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बनाए हुए इस ट्रैक्टर के मॉडल को एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के मालिक देखते हैं और वो झुमरू के बनाए गए बांस के ट्रैक्टर मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं। वो झुमरू की कला से इतने प्रभावित होते हैं कि झुमरू के परिवार के लिए एक नया ट्रैक्टर भेंट करते हैं। कंपनी का मैनेजर ट्रैक्टर लेकर झुमरू के घर आता है। साहब आप कौन हैं? और ये ट्रैक्टर? क्या झुमरू यहीं रहता है? हाँ जी साहब, वो मेरा बेटा है। बात क्या है साहब? देखो, तुम्हारे बेटे के बनाए ट्रैक्टर के मॉडल से हमारे मालिक बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने इनाम स्वरूप ये नया ट्रैक्टर आपको भेंट दिया है। क्या सच? ये ट्रैक्टर मेरा है? हाँ, ये ट्रैक्टर आपका ही है। कहाँ है झुमरू? तभी झुमरू घर से बाहर निकलता है। उसके पिता उसे सारी बात बताते हैं। झुमरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबा देखा आपने, मेरी मेहनत कामयाब हुई। मैंने कहा था ना, मेरा ट्रैक्टर जादुई ट्रैक्टर साबित होगा। जादुई बांस का पुल। भीमापुर शहर के सामने नदी के पार बसा एक छोटा सा गांव था। भीमापुर के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए शहर आना पड़ता था। वहाँ के बच्चे भी रोज पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में आया करते थे। लेकिन उन लोगों की एक ही समस्या थी कि नदी पर कोई पुल नहीं था। इस बात का फायदा एक इंसान उठाया करता था। वो था राकेश नाव वाला। क्योंकि भीमापुर से शहर आने जाने के लिए केवल राकेश की ही नावें चला करती थी। राकेश बहुत लालची था। वो दिन पर दिन अपनी नाव का किराया बढ़ाता रहता था। उसकी इस हरकत से सभी गांव वाले परेशान थे। एक दिन जब आदमी अपने काम पर जाने लगे और बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे तो राकेश ने उनसे कहा, हाँ भाइयों, दोस्तों, बच्चों, सुन लो अच्छी तरह से। आज से नाव का किराया बढ़ गया है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए लगेगा। क्या कह रहे हो राकेश तुम? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने किराया बढ़ाया था। हाँ अंकल, ये तो गलत है। हम बच्चों का तो कुछ ख्याल रखिए। अरे बचुओ, अपना ख्याल करने के लिए अपने अम्मा अब्बा से कहो, हमसे बहस मत करो। किराया है तो बैठो, नहीं तो जाओ। सभी लोगों को मजबूरी में उसकी नाव में सवारी करके शहर जाना पड़ा। सालों साल से ऐसा ही होता रहता था। लेकिन एक दिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक सरकारी ट्रक काफी संख्या में बांस नदी के किनारे उतार रहा था। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते तभी वहाँ पर राकेश के रिश्तेदार मंत्री जी की गाड़ी आई और उन्होंने उतरकर कहा, गांव वालों, अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाले हैं।
जल्द ही इस नदी पर एक बांस का पक्का पुल बन जाएगा। बस लेकिन आने वाले इलेक्शन में वोट मुझे ही डालना। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। पुल बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ मंत्री जी, हम वोट आपको ही डालेंगे। आप पुल तो बनवाइए। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद राकेश अपने रिश्तेदार मंत्री से आकर पूछता है, अरे भैया ये क्या है? पुल बना दोगे तो हमारी कैसे चलेगी? अरे राकेश, परेशान क्यों होते हो? ये तो सिर्फ चुनाव तक का दिखावा है। एक बार जीत जाने दो, फिर काहे का पुल, कैसा पुल। उन दोनों की बातें वहाँ खड़ा चिंटू सुन लेता है और वो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी में से जलपरी निकल कर आती है। चिंटू जलपरी को सारी बात बताता है। चिंटू की बात सुनकर जलपरी कहती है, चिंटू, तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ हम जल परियां मिलकर कैसे रातों रात पक्का पुल बना देती हैं। हम भी इस नाव के इंजन से परेशान हैं। इसी के कारण हम घायल हो चुके हैं कई बार। क्या सच ऐसा हो सकता है जलपरी? हाँ हाँ चिंटू, क्यों नहीं, तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर जलपरी पानी में वापस जाती है और थोड़ी देर में अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आती है। और सभी जलपरियां देखते ही देखते नदी पर बांस का एक पक्का पुल बना देती हैं। यह देखकर चिंटू खुश हो जाता है और वो जलपरी का धन्यवाद करता है। जलपरियां मुस्कुराती हुई फिर से नदी में गायब हो जाती हैं। सुबह जब सभी गांव वाले उठते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नदी पर तो एक पक्का बांस का पुल बन गया था। तभी चिंटू आकर सभी गांव वालों को रात की जलपरी वाली बात बताता है। सभी लोग नदी किनारे हाथ जोड़कर जलपरियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जलपरियों ने जादुई बांस का पुल बनाकर लोगों की समस्या का समाधान जो किया था। दबा हुआ खजाना। झुमरू झुमरी तलैया में रहता था। वो वहाँ अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। झुमरू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था और उसे नई नई चीजों का आविष्कार करने की बहुत इच्छा थी। वो जब देखो अपने घर से पुराना सामान लेकर नई नई चीजों के आविष्कार किया करता था। उसे स्कूल में हमेशा साइंस प्रतियोगिता में इनाम मिला करता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसके पिता बहुत गुस्सा हुआ करते थे। अरे झुमरू, ये आविष्कार करना बंद कर दे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तेरे आविष्कार के लिए। कुछ ऐसी पढ़ाई कर जिससे तुझे कुछ आगे नौकरी में मदद मिले। क्या पापा, आप तो हमेशा नाराज होते रहते हैं। देख लेना, एक दिन ऐसा आविष्कार करूंगा कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और खूब पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, आप तो इसे ऐसे ही कहते रहते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। देख लेना, ये एक दिन जो कह रहा है करके ही दिखाएगा। एक दिन जब झुमरू स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गांव के तालाब के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। झुमरू पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ियां सरकारी गाड़ियां थी और वो लोग पुरातत्व विभाग से आए थे। वे यहाँ छानबीन करने आए थे ताकि उन्हें तालाब के नीचे दबे हुए किले के बारे में पता चल सके, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें बहुत सारा खजाना था। झुमरू घर जाकर इस बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ, क्या ये बात सच है कि हमारे गांव के तालाब के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? वो कोई पुराना किला है? हाँ बेटा, सुना तो हमने भी ऐसा ही है बुजुर्गों से, मगर देखा कभी नहीं। माँ तू देख लेना, ये खजाना एक दिन मैं ही निकाल कर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर सके वो काम तुम करोगे। ठीक है, लगे रहो। झुमरू बड़ी लगन से खजाना ढूंढने के लिए कोई तरकीब लगाने लगता है और वो एक दिन ऐसी मशीन बनाता है जो पानी और जमीन के नीचे दबे हुई किसी भी धातु के बारे में पता लगा सकती थी। वो अपनी मशीन को लेकर तालाब के पास घूमने लगता है। तभी अचानक एक जगह जाकर उसकी मशीन आवाज करने लगती है। अपनी मशीन के संकेत देखकर झुमरू खुश होकर घर आता है और वो सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ झुमरू को लेकर गांव के सरपंच के पास जाती है। उनकी बात सुनकर गांव के सरपंच कहते हैं, बेटा झुमरू, अगर तुम्हारी ये बात सही निकली तब तो हमारे गांव के दिन बदल जाएंगे।
गांव के सभी लोग मिलकर तालाब के नीचे खुदाई करते हैं और काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद उन्हें किले के बारे में पता लग जाता है। किला और खजाना मिलने के बाद गांव के सरपंच सरकारी पुरातत्व विभाग के लोगों को सूचना देते हैं। सरकार किले और सारे खजाने पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वो गांव की भलाई के लिए काफी पैसा देती है और साथ में झुमरू और उसके परिवार को एक बड़ा इनाम दिया जाता है। इनाम मिलने के बाद झुमरू खुश होकर अपने पापा से कहता है, देखा पापा, मैंने तो कहा ही था कि पैसे भी आएंगे और नाम भी रोशन करूंगा आप दोनों का। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे गलत साबित किया। बस ऐसे ही पढ़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो।